कनेक्शन हुए। नई सिम से *1000# मिलाएं, क्योंकि यू फोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पे कहा जाता है कि बात या तो इम्तिहानों की हो, मैच की हो या फिर इलेक्शंस की, तीनों ही तैयारी हमें हमेशा कुछ नामुकम्मल सी लगती है। तीनों के लिए हम थोड़ा सा वक्त और मांग रहे होते हैं और कभी कभार एक्सक्यूज़ेस भी बनाते हैं कि क्या वजह है हमारी कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं है जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर जनाब, मैच हो या इम्तिहान हो वो तो हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन इलेक्शन से यकीनन मुल्क और कौम की किस्मत जुड़ी हुई होती है। इस वक्त ये देखने में आ रहा है कि जो जमात हमारे यहाँ हुकूमत बनाए हुई थी पिछले 5 सालों में, और हम ये मान के चल रहे थे कि जमहूरियत पाकिस्तान में इस्तेहकाम पकड़ रही है, मजबूत हो रही है, इदारे मजबूत हो रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा रिजर्वेशंस उन्हीं की तरफ से आ रही हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है? क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत के बाद दूसरी का आना और एक इलेक्शंस हो जाना है, या इससे भी बढ़कर वोटर्स का और कौम का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो रहा है या नहीं? इस वक्त अगर सियासी क़यादत खुद ही थोड़े सी मेरे ख्याल में परेशान नज़र आएगी, कॉन्फिडेंस लूज़ करेगी, तो फिर वोटर्स को वो बैलेट बॉक्सेस तक कैसे लेके आएगी? हमारे सामने है कि 3 बड़ी जमातों में से सिर्फ एक ने इस वक्त अपना मंशूर पेश किया है और उसका भी एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त सिंध का दौरा कर रहे हैं। उनके हाथ में मंशूर की कॉपी है जो दिखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन लिखी हुई अंग्रेज़ी और उर्दू में गई है, और जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे दोनों ही ज़बानों की पेनिट्रेशन थोड़ी कम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त मंशूर और नज़रिए पे बेस सियासत हो रही है या फिर सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत है? दूसरी तरफ अगर हम PMLN की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी एक जिसको लोग कह रहे हैं कि गुड कॉप और बैड कॉप सिचुएशन है। इदारों का जो किरदार है उस पर नवाज शरीफ साहब को बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, इख्तिलाफात हैं, और वो कह रहे हैं कि यही हाल रहा तो इलेक्शंस शफाफ नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त PMLN के कायद हैं वो बात कर रहे हैं एक इमरानी मुआहदे की, यानी सबको एक साथ बैठना है। सवाल ये है कि जी ये बात उनको 5 साल के दौरे हुकूमत के बाद ही क्यों याद आई कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के तमाम पॉलिटिशियंस को एक ओपन डायलॉग करना चाहिए, और अब इलेक्शन से फ़ौरन पहले क्या ये भी जमहूरी इक़दार को पाकिस्तान में बढ़ावा देगा या उसको मतनाज़ा बनाएगा? तो आज का मेरा पहला सवाल यही होगा। फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब और अनवार हाशमी साहब मौजूद हैं। दोनों के सामने पहला सवाल मैं यही रखूँगी और उनके पास 80 सेकेंड होंगे अपना आर्ग्यूमेंट, अपना नज़रिया हमारे सामने रखने के लिए। आप दोनों अफराद को बहुत बहुत वेलकम मेरे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम अगेन। अनवार साहब, अगर आपसे शुरुआत करूं, मेरा सवाल है, नून लीग का बयानिया इलेक्शन को मुतनाज़ बना रहा है, हाँ या ना? जी बिल्कुल, हाँ में मेरा जवाब है कि जो नून लीग का बयानिया है उसमें बिल्कुल मुतनाज़ा बना रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जमात जो कि काफ़ी मरतबा इक़्तिदार में भी रही है और अभी हाल ही में इक़्तिदार उसी नहीं छोड़ा है, तो उसके बाद इस किस्म के फ़लसफियाना बयानिए जिनसे उनके ख़ानदान को या उनकी ज़ाती सियासत से लिंक करता हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तंग नज़री है इस तरह का बयानिया देना। उनको तो अपने जो प्रोजेक्ट्स अगर उन्होंने कोई कंप्लीट किए हैं या प्रोसेस में थे तो उनको आगे बढ़ाने, उनके तसलसल में या जो चीज़ें रह गई थी उनके लिए नया प्रोग्राम देने के लिए कोई बयानिया देना चाहिए था। बिल्कुल वाज़ेह होता है कि वो किसी से ढके छुपे इंतकाम लेना चाहते हैं या अपनी ज़ात को या अपनी सियासत को महफूज बनाना चाहते हैं और उन मसाइल से बचना चाहते हैं, तो वो वोटर्स के आगे उन्होंने वो बयानिया रखा है जिससे मैं एग्री नहीं करता। बहुत बहुत साहब, यही सवाल अगर फरहान साहब आपके पास लेके आऊँ, एक डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब के बयानिए में और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में। ये एक कॉन्शियस डिलिबरेट एफर्ट है, गुड कॉप बैड कॉप सिचुएशन है, लेकिन सवाल आपसे मेरा यही कि क्या ये बयानिया इलेक्शन को मुतनाज़ बना रहा है? जवाब देना कुछ थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक वो कामयाब हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया जानती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने सियासत में कदम रखा तो वो फ़ौज के कंधे पे बैठ के कदम रखा, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो सियासत में आज से 30 साल पहले दाखिल हुए और माजी में
उन्होंने पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील्स करके अपनी सियासत को फ़रोग़ दिया। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज का पाकिस्तान एक तो वो माजी जानता है, दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत कई लिहाज से पिछले 5 साल में मुतनाज़ा भी रही है। देखिए, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तो देखते हैं, वो भी पंजाब की हद तक महदूद हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस 5 साल दौर में पाकिस्तान के देही इलाकों में जितनी देही मईशत तबाह हुई है, पाकिस्तान की मईशत में शायद पाकिस्तान की तारीख़ में गालिबन पहले नहीं हुई। और मईशत को जो बहुत बड़ा धक्का लगा है उसके नताइज आज आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से एक बहुत बड़ा बहरान है, जो कि नतीजा है उन पॉलिसी फेलियर्स का जो कि पिछले 5 साल में देखे गए हैं। ये सब की सब जो चीज़ें इनके नतीजे में लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई ये एक पार्टी है जो कि अंदर से टूट भी रही है। तो आपको अफरा तफरी नज़र आ रही है, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है या फिर एक चोर रास्ता एक तरह से बनाने की कोशिश कर रही है? जो इशारा आपने दिया शायद उसी तरह की मुशावरत की होप लगा के बैठे हैं या उम्मीद लगाई हुई है PMLN ने। बहरहाल दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आपने कहा हाँ या ना कहना थोड़ा मुश्किल है। अब जी अगला सवाल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा ये उनका सियासी करियर का आगाज़ हो चुका है और ये उनका पहला इलेक्शन होगा और अपने वालदैन की तरह लियारी उनके लिए बहुत अहम है। लियारी से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सवाल मेरा आपसे अनवार साहब, क्या लियारी आज भी भुट्टो का है, हाँ या ना? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि लियारी आज भी भुट्टो का है। मेरा जवाब इसमें बिल्कुल ना में है, क्योंकि जो पब्लिक का रिएक्शन होता है वो बहुत जेन्युइन होता है। उसमें किसी हद तक तो मुखालफिन जो है वो वोटर्स को या पब्लिक को या मुतासरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मुखालफिन के सामने ला सकते हैं, लेकिन वो पसमानदगी सामने आती है 5 साल की, वो प्यास पानी की सामने आ जाती है, वो जो ढले हुए चेहरे हैं जिन पे एहसास महरूमी जो है वो झलक रहा होता है वो सामने आ जाता है। तो भुट्टो का फ़लसफ़ा एक बिल्कुल अलग फ़लसफ़ा था जो उस दौर में था, जो किसी अमरीत के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पार्टी जो है जिसकी बुनियाद रखी थी, तो वो बुनियादी नारे जब दिए थे तो उसको कितनी दहाइयाँ बीत चुकी हैं। और अगर बिलावल भुट्टो लियारी के लोगों को या अपने सिंध के लोगों को आज भी वो भुट्टो का नारा याद दिला के कहेंगे कि ये हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी का है या भुट्टो या बीबी शहीद के वारसों का है और इसलिए वोट दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत शऊर आ चुका है। इसलिए ये दावा बिल्कुल जो है यकसर गलत है। लियारी भुट्टो के नाम से, उसके नज़रिए से हमेशा वफा की है, लेकिन देखना यह भी है कि भुट्टो का नज़रिया भी लियारी का है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें नज़र नहीं आती है, बेहतरी नज़र नहीं आती है। और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे पहुँचे तो एक छोटी मोटी ही सही, लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में खलिश है और वो हमने देखा कि उसका एक एहतजाज भी सामने आया। इस पर मज़ीद प्रोग्राम में भी बात करेंगे, लेकिन यही सवाल फरहान साहब आपके लिए भी, लियारी आज भी भुट्टो का है या नहीं? एक दफ़ा फिर मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इसके लिए तो सही जवाब हमें 25 जुलाई को मिलेगा इलेक्शन। लेकिन आपका तज्जिया हाँ या ना से तो शुरुआत करें। हाल ही में लियारी में काफ़ी 2-3 दिन वक्त गुजारे मैंने और वहाँ पे मैंने कई लोगों से बात की। मुझे लगता ये है, और ये इम्प्रेशन की बात है, ये तासुर की बात है, यकीनी तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि अभी भी पीपल्स पार्टी का एक तरह से लियारी गढ़ है। और वहाँ पे गो के कई लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो कि PTI की बात करते हैं और PTI के हामी भी हैं, ख़ास तौर पे जो पठान हजरात हैं जो पश्तो स्पीकिंग हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद लियारी में ऐसे लोगों की है जो कि आज भी भुट्टो का नाम लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं, और बावजूद इसके कि उनकी ज़िंदगियाँ आज भी मुश्किलात के शिकार हैं, वैसी जितनी आज से 10 या 20 साल पहले थी, ख़ासतौर पे 11 साल पहले जब बीबी शहीद का इंतकाल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उनसे जब ये पूछा जाए कि ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी के इस दौर में आपको मुश्किलात रहीं तो फिर अब आप किसके लिए वोट देंगे, वो बात फिर पीपल्स पार्टी ही करते हैं। जहाँ तक इस एक प्रोटेस्ट की बात है, मेरे ख्याल में अभी हमें देखना है कि इसके पीछे दरअसल अफराद कौन थे, कौन सी क़ुव्वतें थीं, क्योंकि इस किस्म का ख़ासतौर पे सोशल मीडिया का दौर है, प्राइवेट टीवी का दौर है, एक वाक़या हो जाता है उसकी बहुत तशहीर होती है, लेकिन क्या हम इस एक वाक़े के नतीजे में
जो सियासी हक़ाइक़ हैं बदल जाते हैं। फरहान साहब, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की अगर बात की जाए, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, किसी ने आज मैं ख्याल में मीडिया पे भी ये जिक्र किया था कि किसी भी हलके में कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ से जीता हुआ ये नहीं कह सकता कि उस हलके के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम एक एजुटेशन की सियासत की तरफ जाएंगे कि यही नुमाइंदेगान जब उन हलकों में जाते हैं तो वहाँ पर लोग लाठी चार्ज करें, पथराव करें, अंडे टमाटर फेंकें, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में सलीम ज़िया साहब ने, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अंदलीब अब्बास फ्रॉम PTI। आप सबको मैं वेलकम कहना चाहूँगी। बात यहाँ पे हम कर रहे थे कि जो रूलिंग पार्टी है PMLN, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस इलेक्शन से रिलेटेड उन्हीं के सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले सलीम ज़िया साहब आपके पास आना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो उसमें दिन ब दिन मज़ीद तलखी, मज़ीद सख्ती आती चली जा रही है। कल के ही बयान की तरफ अगर हम देखते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी नैब के वजूद पे उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ और सिर्फ इसका काम इस वक्त PMLN को गिरफ्त में लेना, उसको अटैक करना है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही धीमे लहजे में ये बात कह रहे हैं कि जी कॉन्फ्रंटेशन की सियासत से पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस की तरफ, एक नए इमरानी मुआहदे की तरफ जाना होगा। तो इन दोनों बयानियों में इतना तजाद हमें क्यों नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लबो लहजे का ताल्लुक़ है, तो यकीनी तौर पर जो उनके साथ बीती है उसके तजर्बे में तो मैं समझता हूँ कि उनका हक़ बनता है कि वो इतनी सख्त बात करें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया, पनामा का बनाया गया और आखिर में अकामा पर बुनियाद पर उनको इक़्तिदार से हटाया गया और फिर उनसे पार्टी की सदारत भी ले ली गई और फिर इस तरह हमें जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी बग़ैर किसी निशान के लड़ना पड़ा, इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ना पड़ा। और फिर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, कोर्ट्स में पेश होना एक अच्छी बात है और सबका हक़ बनता है, सबको जाना भी चाहिए जब कोर्ट्स में बुलाया जाए। मगर ये आप ये देखें कि वो इस वक्त तक 85 मरतबा नैब कोर्ट में पेश हो चुके हैं, ख़ुद भी पेश हो चुके हैं, उनकी साहबजादी भी पेश हो चुकी हैं, उनके बेटे भी पेश हो चुके हैं, उनके दामाद भी पेश हो चुके हैं। और जिस तरह के वहाँ कोर्ट में रिमार्क्स दिए जाते हैं, जिस तरह के वहाँ पर उनको तजलील किया जाता है, मैं समझता हूँ कि उनको हक़ पहुँचता है कि वो अपनी बात ज़रूर किसी न किसी अंदाज में पेश करें। लेकिन सर ये साहब, ये क्या सोच का फ़र्क है या ये नज़रिए का फ़र्क है? आप समझते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि तलखी उनके साथ जो बीती है उसकी वजह से आई है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब एक साथ एक पेज पे नहीं है? क्योंकि ये तो आपके वोटर को भी कंफ्यूज करेगा। नहीं, वो कतन उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपना जो उन पर बीत रही है उसके हवाले से बात कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। सिर्फ उनके साथ ज़्यादती नहीं हो रही मगर बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और एक मखसूस अंदाज में दूसरे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसी नौइयत के केसेस में दूसरों को मरात दी जा रही हैं। अगर ये बात मैं अंदलीब आपके पास लेके आना चाहती हूँ। अंदलीब, आप क्या कहेंगी? एक तरफ बात की जा रही है इदारों को आड़े हाथ लेने की, नैब के वजूद पे उंगली उठाई जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब इन्हीं के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? सिद्रा, वो कहते हैं कि गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही गैर हुए। तो अब तो नवाज शरीफ साहब का ये हाल है कि वो रोज़ 10-10 लोग जो हैं वो टिकटें वापस कर रहे हैं और पार्टी शायद वो PMLN जो है, PMLN नवाज जो है, उसकी वजह से वो एक कि जी मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, PMLN भी नहीं है, सियासत भी नहीं है, जमहूरियत भी नहीं है। ये जब आपका रवैया होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को और अपनी पार्टी को तबाह करते हैं। अब ये देखें, इनका पुराना वतीरा है, जब इन पे कोई क्राइसिस आता है दुम दबा के भाग जाते हैं, पार्टी को छोड़ जाते हैं,
लोगों को सामने छोड़ जाते हैं क्राइसिस फेस करना। अभी भी ये है, भाग गए हैं, अब इनको फ़ोन कर रहे हैं सारे, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि भाई वापस आओ, मैदान में आओ, फेस करो। पहले जद्दे भाग गए, सुरूर पैलेस में रहे, या इनकी पार्टी के लोग जो है वो बेचारे दुम दुबा के इधर उधर भागे। अभी भी ये हाल है, आप खुद देखें, आपका टीवी दिखा रहा है कि रोज अनाउंस हो चुका है कि 6 जुलाई को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। इस वक्त देखिए 6 जुलाई को वो आ रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 20 दिन में हुआ है, ये इसका क्या गमाजी है कि जब आप लीड नहीं कर रहे, जब आप मुसलसल, आप दो भाई, एक पहले सदर था अब सदर है, उनके बयानात में इतना तजाद है। एक कह रहा है जी कि ये खुला कह रहा है कि ये सारी साजिश, दूसरा कह रहा है नहीं जी हम तो अदारों के साथ बनाना चाहते हैं। पार्टी की क्या डायरेक्शन है? पार्टी की डायरेक्शन सवाल अगर सलीम साहब के पास ले जाते नहीं सकते, ठीक है, और सलीम साहब से पूछ लेते हैं कि पार्टी की क्या डायरेक्शन है। किसी किस्म की रहनुमाई नहीं मिलती। सलीम साहब क्या कहेंगे कि ये बयानिया शहबाज शरीफ साहब के लिए और पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट कर रहा है, ऐसे आपके मुखालफिन भी कह रहे हैं और पॉलिटिकल तज्जियाकार भी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे सलीम साहब? आप, मुझे आवाज नहीं आई आपकी बीच जी सलीम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये बयानिया नवाज शरीफ साहब की बातें, स्टेटमेंट्स पार्टी के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट कर रही हैं, ऐसे आपके मुखालफिन भी कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मुखालफिन तो पहले दिन से यही चाहते थे कि कोई ना कोई बात होती रहे, मगर आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, सपोर्टर है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की ज्यादती की जा रही है और जिस तरह उनको लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें जितना उनको बल्कि दबाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, उनकी पॉपुलैरिटी में और उनके बयानिए में उतनी ज़्यादा पुख्तगी आ रही है और वो सच माना जा रहा है, उनका जो बयान है वो सच माना जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो एक वर्कहॉलिक हैं, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और वो वर्क ओरिएंटेड है, वर्क फोकस्ड होते हैं। चलें ये बात अगर मैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पे जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होता है वहाँ पे भी हमें अपसेट्स नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जब लोग एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जा रहे हैं। नाज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज, पहली दफ़ा भुट्टो का इस्तकबाल लियारी में पत्थरों से, यानी दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ लियारी से किया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, ज़रदारी साहब ने, उनकी शादी लियारी में हुई है ककरी ग्राउंड में, और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब लियारी पहुँचते हैं तो वहाँ पर पथराव। व्हाट हैपेंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ कि कल से मीडिया पे जो ये बात चल रही है कि ये हमारा वेलकम इस तरह से हुआ है, पहले तो मैं जो हमारे मुखालिफिन हैं उनकी इस खुशफहमी को दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद उस रैली में थी और 99.9% के 100% जिन गली, जिन सड़क, जिन चौराहों से बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए, वहाँ फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया। ख़वातीन, माएँ, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग आकर सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए इतने बेताब हो रहे थे। मैंने इतनी मोहब्बत कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो कल मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। सिर्फ मैंने नहीं, सारे चैनल्स के मीडिया के कैमरे इस चीज़ को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन मुझे दुख है कि किसी चैनल ने इस चीज़ को नहीं दिखाया, इस मोहब्बत को नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, अलबत्ता एक सड़क के कोने पे 20-30 लोग शरारत की नीयत से खड़े पत्थर लेकर मोबाइल वैन्स के ऊपर हमलावर हो गए और ताबा तोड़ उन्होंने हमला करना शुरू किया और अवामी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कानून को अपने हाथों में कुछ शरारती लोगों ने लिया और 20-30 हैंडफुल ऑफ पीपल लोगों के चक्कर में पूरे दिन मीडिया पे इश्तिहार बन गया कि जी पीपल्स पार्टी को लियारी में जो है उनको पत्थरों के साथ उनको वेलकम किया गया है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आई एम अ विटनेस, नाज आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो 10 सालों में आपकी परफॉर्मेंस रही है पूरे सिंध में भी, लियारी में भी, आपने कहा कि वालेहाना मोहब्बत करते हैं बिलावल से भी लोग वहाँ पे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने इमेजेस कतई नज़र इसके कि फूल बरसाए गए या पत्थर बरसाए गए, लियारी आज भी वैसा ही है, वहाँ पे सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, तो मोहब्बत की वजह क्या है? एक तो ये जो रेटरिक है कि पीपल्स पार्टी और लियारी को लेकर तनकीद का निशाना बनाना, इसके मैं सख्त अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑन फुट ग्राउंड में होती हूँ, आवाम के साथ होती हूँ और मैं वहाँ पे गली गली में जाके काम भी कर रही हूँ। मैं आपको पहले तो बता दूँ कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। हमने लियारी को मेडिकल कॉलेज दिया, हमने लियारी को यूनिवर्सिटी दिया, हमने
उन्होंने लियारी को अस्पताल दिए, लियारी के अंदर सफाई सुथराई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बेहतरीन काम है, लियारी में सॉलिड वेस्ट का जो सफाई सुथराई का काम है जिस तरीके से हो रहा है वो भी सबके सामने है। ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। नाज, हम हर चैनल की रिपोर्ट को फॉलो करें, कोई एक आपके खिलाफ हो, कोई दो आपके खिलाफ हो, जो रियलिटी दिखा रहे हैं तो लोगों ने, मीडिया हाउसेस ने खुद जाके तो वहाँ पे कचरा नहीं डाल दिया ना। आई डोंट नो, जहाँ पे पत्थर और जहाँ पे अटैक्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर होते हैं, जो कि मैं समझती हूँ किसी पे भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गंदगी किसने फैला दी जाती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, कल से सोशल मीडिया पे कुछ और भी फुटेजेस चल रही हैं, जो बनू में लोगों ने घेरा ले लिया, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया कि बदहाली लियारी के हवाले से दिखाई जा रही है। अच्छा चलिए ये छोड़ देते हैं। नाज, ये मुझे बताया ना, 10 सालों से सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। आज भी जब लियारी में लोग जाते हैं तो बात ये की जाती है कि वहाँ का नौजवान बेरोजगार है। कितना रोजगार क्रिएट किया गया? देखिए, हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा क्रिएट की हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहली बात जो सबसे ज़्यादा पूरे सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए जो हमने प्लान हम लेकर आए, क्योंकि हमने अपने मंशूर में भी मेंशन किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो सक्सेसफुल कामयाबी है, घर घर हमने ख़वातीन जी प्रिसाइसली इसी की बात हो रही है। सलीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि 3-3 महीने बाद 5,000 रुपए मिल जाते हैं जीएस कार्ड पे। इसको प्री पोल रिगिंग कहें या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहें, आप क्या कहेंगे? लियारी में भी ये, आप लियारी में कंटेस्ट भी कर रहे हैं और लोगों के घरों घरों में ये बटे हुए भी हैं कार्ड। तो ये तो पंजाब में भी मरियम नवाज और ये मारवी मेमन साहिबा दे रही हैं, वहाँ पे तो बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी कार्ड से हटाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सलीम साहब, योर कमेंट। मेरा कमेंट, पहले तो जो कल जो कुछ एपिसोड हुआ है लियारी में, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को इख्तलाफ है तो उसके पास दो राय हैं जी। या तो वो उस रैली में हिस्सा ना ले, उस कैंडिडेट को वोट ना दे, उसकी पब्लिक मीटिंग्स में ना जाए, और उसके बाद दूसरी चीज़ उसके पास जो हो सकती है कि वो दूसरे किसी मौजू कैंडिडेट के लिए काम करे और उसको जितवाए। लेकिन कानून हाथ में लेना या इस तरह पत्थर मारना या इस तरह की हरकत करना, मैं सियासी कारकुन के तौर पर मैं इसको बहुत मायूब समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। और कल मैंने स्टेटमेंट भी कल जारी किया, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, अपने उसी हल्के से, लियारी के हल्के से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मैं भी सारा दिन वहीं था और उन्हीं जगहों पर बाद में गया भी। तो मैं समझता हूँ वहाँ जो गम और गुस्सा पाया जाता है उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जो कत्ल, जिसका इन्होंने जिक्र नहीं किया, कि वहाँ पर देखें खून की होली खेली जाती रही 10 साल तक, कोई बीच में नहीं आया, किसी ने ख़त्म नहीं किया। वहाँ पूछे जाके कितनी लाशें वहाँ से उठी हैं लियारी से, कितनी औरतें बेवा हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, और किस तरह का वहाँ जुल्म तशद्दुद होता रहा है, किस तरह की वहाँ गैंग वॉर होती रही है, कि कोई कोशिश ही नहीं की गई उसको ख़त्म करने के लिए। और आज अगर हमारी अगर वहाँ पर बात सुनी जा रही है या पीपल्स पार्टी से लोग नाराज़ हैं, वो इसी बुनियाद पर हैं कि वो अमन नहीं कायम कर सके। हमें एडवांटेज ये है कि हमने, पार्टी ने जो हमारी इक़्तिदार में आई तो उन्होंने पहला वादा ये किया था कि हम कराची में अमन लेकर आएंगे, पाकिस्तान में अमन लेकर आएंगे। और कराची में जिस तरह अमन लाया, सबको साथ लेकर, तमाम जितने भी मकतब फ़िक्र लियारी के मसले आपके सामने, आप वहाँ से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। सलीम साहब, कोई जीत की उम्मीद है आपको लियारी से? मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पर मुझे उम्मीद है। मुझे सच बात है, जब मैं पहले गया तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मगर जिस तरह का रिस्पांस मैंने 15 दिनों में देखा है, उसमें आप ये समझ लें सिद्धरा कि 50% तो हमारा काम उसमें किया हुआ, लेकिन 50% जो है पीपल्स पार्टी ने हमारा काम किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। और लोग सख्त नाराज़ हैं इनसे, लेकिन हमें ये एडवांटेज दे रहे हैं कि हाँ, आप अमन लेकर आए ज़रूर, कराची में पीस लेकर आए हैं। आज लोग बाहर निकल रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव में फरहान साहब के पास आना चाहूंगी। जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। फरहान साहब, क्या एक हमने ट्रेलर देखा है जिसको नाज कहती हैं कि जी चंद शरीर लोग थे, उनका एहतजाज था, वो शरपसंद हो सकते हैं, कोई भी उसमें अंसर हो सकता है, उसको भी तहकीकात उसकी की जाएगी। लेकिन जो सलीम साहब कह रहे हैं कि एक स्पेस क्रिएट हुआ है लियारी में, और हो सकता है इस दफ़ा की जो इलेक्शंस है वो कुछ और ही नताइज लेके आएँ, ये सीट पीपल्स पार्टी के हाथ से मुकम्मल निकल जाए, PMLN के हिस्से में आ जाए, क्या आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो रिपोर्टर हूँ और मैं सड़कों पे निकल के आम लोगों से बात करता हूँ, ये मेरा पेशा है। और आम लोगों से बात करने के बाद मैं अपना तासुर कायम करता हूँ और फिर उस पर लिखता भी हूँ और TV चैनल्स पे आके बात भी करता हूँ जी।
कराची में सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप सड़कों पे निकल जाएं, अगर अमन की बात हो तो किसी भी सियासी पार्टी को क्रेडिट नहीं दिया जाता। लोग बात करते हैं कि जी फ़ौज ने आके अमन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, तो ये और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे हालात बेहतर हुए हैं वो क्रेडिट फ़ौज को दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स ने उससे भी कैपिटलाइज नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। बल्कि तारीख़ तो ये है कि 2013 में जब मियां नवाज़ शरीफ साहब इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात की थी, और एक साल कई लोग कहते हैं कि जो गुजारा वो वक्त ज़ाया किया। ये तो 2014 में आके जब बदकिस्मती से एक बड़ा अफसोसनाक पेशावर का APS स्कूल का वाक़या हुआ, तो उसके बाद फिर खुल्लम खुल्ला हमारी फ़ौज ने जाके नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक्शन किया, और कराची में भी जो फौज और रेंजर्स का एक्शन है डॉक्यूमेंटेड है। मुश्तरका कोशिश रही है। अगर हम रेंजर्स के और आर्मी के बयानिया को भी देखें, उन्होंने कहा कि देखिए जी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही मिलकर उन्होंने किया। लेकिन अंदलीप आपके पास आना चाहूँगी, बाई इलेक्शंस जब कराची के हुए तो PTI ने बड़ा कहा कि जी हम टफ टाइम देंगे, MQM को ना दे पाए। अजीज़ाबाद की हिस्ट्री हम सारों के सामने है, उस दिन भी हमने देखा कहा यह जाता था, बल्कि उस वक्त नाज आप PTI में थी तो आपके स्टेटमेंट्स हमारे सामने जी लोग खौफ की जंजीरें तोड़ के PTI को वोट देंगे। वो वोट दिया, इमरान इस्माइल साहब ने वहाँ पे निहारियाँ खाई, लोगों के साथ मिलके बैठे, फिर वो राब्ता ही आपने ख़त्म कर दिया। आज अगर कराची की आवाम निकले, और आप जैसे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कराची से ही कंटेस्ट कर रहे हैं, तो किस वादे पे निकले? PTI ने कराची को कभी अपने करीब नहीं रखा। देखिए बिल्कुल आप मैं बात इससे एग्री करती हूँ कि जो इम्पोर्टेंस पंजाब को PTI ने दी वो सिंध को देर से दी, और उसका रिस्पांस हमें मिला, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले कुछ 6 महीने से खान साहब ने जो वादा किया था कि मैं आऊँगा, सिंध भी आऊँगा, हमने बदीन में भी जलसा किया, लड़काना में भी, हमने दादू में भी किया, हैदराबाद में भी किया, और वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हमने और हमारी तंजीम ने वहाँ टाइम जो है वो लगाया। और एक बात तो ये है कि हमने जो 6 महीने में काम किया है उसका रिस्पांस भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। क्योंकि कराची के अंदर बिल्कुल आप हमें ये क्रेडिट दें कि जो पहली जमात थी जिसने अल्ताफ़ हुसैन को एक्सपोज़ किया वो हम ही थे, हमने ही खड़े होके कहा, और उनका एक 30 साल का वहाँ एक गढ़ था, उसको टूटते टूटते उसको निकलते निकलते टाइम लगा, और वहाँ एक खौफ की फ़िज़ा थी, और उस खौफ की फ़िज़ा को कम होते हुए वक्त लगा। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब 2012 में ये पूरी जो वहाँ टेररिज्म थी और ये टारगेट किलिंग थी, इस पे जब चीफ उनके IG सिंध आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस जो सिंध के थे उनको बताया कि जी ये सारी जमातों के अस्करी विंग्स हैं। आपको याद होगा लियारी में कौन निकला? उज़ैर बलोच, जिसको इन्होंने डिसोन किया, फिर तस्वीरें नज़र आईं इन सब के साथ, फरियाल तालपुर के साथ तस्वीरें नज़र आईं, और उज़ैर बलोच आपको पता है वो तो खुल्लम खुल्ला कह चुका है कि जी मुझे जरदारी साहब कहते थे तो मैं लोगों को कत्ल करता था। तो जब ये सारी बातें बाहर आई, ये जो आपकी बात है, जो एक्विजिशन है, इसको मैं लेके आना चाहूँगी नाज के पास और उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आके मैं नाज से ही गुफ्तगू शुरू करूँगी, क्योंकि आम तौर पे ये कहा जाता है इमरान खान साहब का अगर आज भी हम बयानियाँ देखें, उनके बयान में कि जी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है सिंध के साथ, लेकिन यही इल्ज़ाम फिर उनकी पार्टी पे भी लगता है। सो मच सो कि हमारे साथ नाज मौजूद हैं, यही एक वजह बनी कि उन्होंने PTI को छोड़ा भी। उनसे उनका मेरे ख्याल में इनपुट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का। नाज आपसे गुफ्तगू को कंटिन्यू करना चाहूँगी। अक्सर बात की जाती है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस रही है मौजूदा सेटअप की टूवर्ड्स सिंध। PTI के एजेंडा पे सिंध कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में? देखिए मैं समझती हूँ कि सिंध के डायनामिक्स, सिंध के लोगों के इश्यूज़ और मसाइल को समझने के लिए उनके दरमियान के उन लोगों को चुनना, पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन उनकी होना बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी इसीलिए सिंध में हर जगह मकबूल है, क्योंकि हम वहीं के नुमाइंदगान को उन ओहदों पर फाइज करते हैं और उनको वो एहतराम भी देते हैं, वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, और उनको एक्नॉलेज भी किया जाता है, ताकि उधर के लोकल मसाइल जो है उनका हल भी हो। यही वजह है आप देखें कि गंबट हो, खैरपुर हो, हैदराबाद हो, कराची हो, लाड़काना हो, हर जगह
जगह अभी हमने हेल्थ के ज़बरदस्त रिफॉर्म्स करके NICVD स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री हेल्थ सर्विस हम हार्ट की सर्जरी के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस किस्म की बहुत सारे काम है जो पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड में किया है। नाज पर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से वाइप आउट हो गई? नहीं, आई एम कमिंग अप टू दैट, मैं बता रही हूँ। आप सिंध स्पेसिफिक फिलहाल बात कर रही हैं, तो मैं सिंध के हवाले से कहूँगी कि सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। नहीं जी, मैंने आपसे सवाल किया कि PTI आप क्या समझती हैं कि उनके लिए सिंध कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर PTI के लिए सिंध होती तो यहाँ पे अपनी जो पार्टी के अंदर खुद एक स्ट्रक्चर डेवलप करते, एक ऑर्गेनाइजेशन तंजीम साजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते, जो कि मुझे नज़र नहीं आता। इस वक्त आप देखें GDA के साथ जो अलायंस हुआ है, जिस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वजह से लियारी की बदनामी और ये सारे मामलात हुए जो ज़ैर बलोच के नाम ले रही हैं, ये सब मंसूब थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि जी मैंने हथियार दिए, सब कुछ किया। पीपल्स पार्टी ने उनको अपने से दूर कर दिया और ये GDA के साथ मिलकर उनके साथ एक होकर सिंध में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर लियाकत जतोई वो जो है वाहिद CM है सिंध के जिनको करप्शन की बुनियाद के ऊपर हटा दिया गया, आज उनको साथ लेकर GDA में मिला के उनके साथ इलेक्शन इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो अपना जो वजूद जिस पार्टी का होता है उसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन और तर्जुमानी पूरे सिंध में होती है, जो कि मुझे PTI में नज़र नहीं आई इतने सालों में। और यही वजह है कि मैं PTI में रहकर भी जब मैं उधर होती थी मैंने हमेशा सिंध के इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे पार्ट 2 ऑफ माय क्वेश्चन, पंजाब से क्यों वाइप आउट हो रही है पीपल्स पार्टी और इस इलेक्शन में भी कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही? 200 के करीब लोगों को टिकट्स दिए हैं और पीपल्स पार्टी है, देखें, एक 50-40 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 दफ़ा अपनी लीडरशिप की कुर्बानी दी है। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी लीडरशिप के बगैर सस्टेन नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और दफ़ा दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी के फॉर्म में एक यंग और एक प्रॉमिसिंग लीडर को हम आगे लेकर आए हैं और वो आके पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो लेके। कराची से खैबर तक का जो उन्होंने अभी नया सफ़र शुरू किया है अपनी, और अब बदीन पहुंचे हैं, इंशाल्लाह खैबर तक बाय रोड वो जा रहे हैं, सफ़र करें, एक एक गांव में रुक। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि बड़ा मुकाबला बेशक कराची में ही होगा। अंदलीप, आपके पास आना चाहूँगी। इमरान खान साहब फिर मुतवक्के हैं कराची में, इस दफ़ा क्या नया लेके आ रहे हैं? और उनका नारा है कि जी एक तो वो हल्का मैं ख्याल में 243 से कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका वज़ीर आज़म कराची से होगा। नाउ यू थिंक इट विल हैव दैट रिकॉल? इसमें सिदरा जो असल बात है जो आप सवाल कर रही थी, और वो बड़ा वैलिड सवाल है कि अगर एक पार्टी 50 साल पुरानी है, 4 दफ़ा वो आई और एंडलेस दफ़ा वो सिंध में आई है, और आज ये हाल है कि जो रोटी कपड़ा मकान वाला स्लोगन होता था ना सिदरा, अब लोगों का उससे भी पीछे है, 50 साल पीछे चले गए। वो कह रहे हैं पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, गैस कहाँ है। ये कराची का हाल है कि पानी नहाने को नहीं है, पीने को तो आप छोड़ें। टैंकर माफिया सब जानते हैं कि कौन है, कौन इसके पीछे है, और पूरी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये हाल हो एक पार्टी का, और जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी थी, अब वो रीजनल क्या कि बस वो सिंध के कुछ इलाकों में रह गई है, कराची में भी उसका कोई होल्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि 50 साल में जो उसका नज़रिया था और जो उसकी पूरी वसअत थी, वो तो आज एक टुकड़ों पर पलती हुई पार्टी है। तो जो हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यह कि कराची का जो पोटेंशियल है वो दुबई से आगे है, एक ज़माने में था, और वापस उसको लाना है। इट्स अ कमर्शियल हब, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, कर रही है नेशनल असेंबली की ऑफ PTI फ्रॉम कराची, कितनी सीटों की उम्मीद है? तो अपने सारे, सबसे पहले बात यह है कि हमने खान साहब को इस दफ़ा कहा कि जी आपने ज़रूर कराची से खड़े होना है, एंड ही स्टैंडिंग राइट देयर फ्रॉम द मेन सीट ओवर देयर। फिर हमारी बाकी सीटों में आपने देखा है कि हमने अपने मेन बंदे वहाँ खड़े किए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कम अज़ कम कि हमें इसमें 60 to 70% शेयर मिलेगा। 60 to 70%। सलीम साहब, आपके पास आना चाहूँगी। PMLN भी इस दफ़ा भरपूर अंदाज से कराची में कंटेस्ट कर रही है, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे बल्दिया टाउन से कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको कितनी उम्मीद है कराची से नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स की? देखिए सदरा, बात यह कि एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हर जो पार्टी लड़ती है उसको होनी चाहिए, और ज़ाहिर सियासी लोग इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि इक़्तिदार में आएँ और ताकि फिर वो अपना रोल अदा कर सकें। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो लड़ रहे हैं 249 से, वो इस बुनियाद पर हैं कि उनका ट्रैक जो है एक ऐसे आदमी का है जो डूअर है, जो काम करके दिखाता है, जैसे उसने पंजाब में करके दिखाया है। पहले एक शहर था, फिर आपने देखा इस वक्त तकरीबन 20 शहर ऐसे हैं
जो लाहौर के हम पल्ला हैं जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स इसी तरह के हुए हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह सिंध को नज़रअंदाज किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से और दीगर पार्टियों की तरफ से, उसमें हम समझते हैं कि लोग, और ख़ास तौर पर देखें इस वक्त जितनी बात हो रही है उसमें लोग एक बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये जो अमन है ये यकीनी तौर पर लोग, बहुत सारे लोग दूसरों को भी कह देते हैं ये अवामल पहले भी थे, फ़ौज पहले भी थी, रेंजर्स पहले भी थी, सदर पहले भी थे, वज़ीर आज़म पहले भी थे, वज़ीर आला पहले भी थे, ज़फ़र मौज वज़रा की भी थी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं था। इस दफा कलामी की माफी चाहूंगी सलीम साहब, लेकिन जितने वादे करके गए हैं शहबाज शरीफ साहब, वही केसेस तो वहाँ पे हम देखते हैं पंजाब में खुल गए। तलबी हो गई है जी पावर डेवलपमेंट कंपनी के हवाले से, साफ पानी प्रॉमिस करते हैं सिंध वालों को, तो साफ पानी का केस वहाँ पे खुला हुआ है। लेकिन फरहान साहब एक सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी, उन्होंने लियारी में कहा कि अगर पीने का पानी नहीं है तो समंदर का पानी मीठा करके आपको दिया जाएगा, फराम किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है इसके लिए 10 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? 2008 से तो हुकूमत ये बात सबसे पहले बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये बात सबसे पहले शहबाज शरीफ ने आज से 2 महीने पहले की थी जब वो कराची आए थे। बार बार वादे वो करते हैं। ठीक है सलीम साहब जी। फरहान साहब, सियासी कायदीन बार बार वो वादे करते आए हैं, बदकिस्मती है हमारी तारीखी, जो कि वादे फिर वफा नहीं होते। ये कहना बहुत आसान है कि जनाब पानी को मीठा कर देंगे, सुएज लाइंस का जो एक बहुत बड़ा एक कराची में मसला है और बड़ा शदीद मसला है, उसे हम ठीक कर देंगे, बस आप हमें वोट दे दीजिए, अब महीने से कम रह गए, वोट दे दीजिए, उसके बाद आप देखें चंद महीनों में क्या होता है, उसके बाद अगले 5 साल वही। और ये घन चक्कर इतनी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है पाकिस्तान की तारीख में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कि कई सियासी अकाबरीन ने पाकिस्तान की तारीख में ये हमारे पैनल में भी जितने लोग मौजूद हैं ये सब पॉलिटिशियंस हैं, हलकों में जाते हैं, दे वर्क फॉर पीपल विद पीपल। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम एक साइकिल में गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं। कुछ अरसे पहले तक नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये था कि जी हमें जो वोट मिला है उस वोट को इज्जत दो, अगर हमें वोटर इक़्तिदार में लेके आया है तो हमारा एहतसाब भी लोग ही करेंगे। और आज जब हलकों में लोग जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब पूछगछ होती है तो लोग कहते हैं कि जी ये शरारत की जा रही है। अब कुछ खास हलकों में ही ऐसा लग रहा है कुछ शरीर लोग बैठे हुए हैं, ये जानबूझ के। देखिए तारीख का एक मामला है, मैं तो जब ये इस किस्म के बयान सुनता हूँ जैसे वोट को इज्जत दो, तो कभी मुझे फ्लैशबैक होती है, वो 20 साल पुराना वाक़या मुझे याद आ जाता है जब नवाज़ शरीफ साहब के ही साथियों ने, इनके पार्टी के सपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था 20-21 साल पहले। तो वोट को इज्जत दो तो ठीक है, लेकिन अदलिया को इज्जत दो, बाकी इदारों को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती से एक तारीख हो चुकी है, उन्होंने जजेस अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा फरहान साहब, इज्जत दो और इज्जत लो। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, नाज़ बलोच साहिबा हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद थी, और ऑफ कोर्स सलीम ज़िया साहब, आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड इम्पॉर्टेंटली जब हम बात करते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वोटर ने ख़ुद पहले अपने वोट को इज़्ज़त देनी है, तो 25 जुलाई का दिन वाकई पाकिस्तान के लिए अहम तारीख़ है। आप जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, ज़रूर निकलिए और उसको वोट दीजिए, बिकॉज़ जमहूरियत ने अगर पनपना है, इदारों ने अगर मुस्तहकम होना है, उसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।